हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय सिंह रावत और मैं होटल लाइन में काम करता हूँ। हमारे देश में कोरोना की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण चल रहा है और जो इसकी सबसे ज़्यादा मार है वो हमारे होटल इंडस्ट्री भाइयों पे पड़ी है। क्योंकि हर हर इंडस्ट्रियल एरिया खुल गया है, कंपनियां खुल गई है, लेकिन छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह ढाबा वगैरह तो खुल चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े होटल हैं 5 स्टार 4 स्टार, ये होटल अभी भी नहीं खुले हैं प्रॉपरली तरीके से। मैं जहाँ पे 10 स्टाफ 20 स्टाफ काम करता था, अभी केवल 2-3 स्टाफों से काम चलाया जा रहा है। तो अभी इतनी जितनी वैकेंसियाँ आती थी, जितना बिजनेस होटल लाइन का होता था वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बड़े बड़े महानगरों में, जहाँ पे होटल का सबसे ज़्यादा काम होता है। टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट एरिया पूरा फेल है। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी, जो हमारे इतने युवा जो पलायन कर चुके, मतलब अपने घर जा चुके थे लॉकडाउन के टाइम, उनके लिए भी सरकार ने कोई महत्वपूर्ण योजनाएं नहीं चला पाई, जिस वजह से वो लोग फिर पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है उन लोगों को। मजबूर हो क्यों ना, अगर आदमी के घर में खाने की प्रॉब्लम होगी तो आदमी क्या करेगा। सरकार बोलती कि हम 2 किलो चावल, 2 किलो चावल ही चावल थोड़ी चाहिए भाई, दाल ही थोड़ी नहीं चाहिए, हर चीज़ चाहिए होती है घर में। तेल नमक साबुन सुबुन सब चाहिए होता है। कई समस्याएं होती है, कई चीज़ें होती है। अब वो चीज़ों के लिए सरकार तो पैसा दे नहीं रही, लेकिन वो चीज़ों के लिए तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का घर बार चलता है। क्योंकि आज जितनी भी लोगों की सेविंग थी वो सब सेविंग, पूरी सेविंग लॉकडाउन में ही ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरी बात, हमारे देश में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने देखा कई चीज़ों पे। आज कल विधानसभा में या आज की विधायकों को शपथ दिला रहे थे स्पीकर साहब मांझी जी। तो ओवैसी जी के कई विधायक ऐसे थे जो ये, जब वो अपनी शपथ पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें जब हिंदुस्तान का जिक्र था तो उस हिंदुस्तान को नहीं बोलना चाहते बल हम लोग। मैं ऐसे ऐसे लोग हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश से ही उन्हें पैसा, सारी सुविधाएं इस देश में मिल रही है, इसी देश में वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसी देश में वो चुनाव जीत रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलोगे तुम हिंदुस्तान यार। अगर तुम्हें हिंदुस्तान नहीं बोलना है तो तुम जाओ इस देश से बाहर, कौन रोक रहा है तुम लोगों को। जाओ पाकिस्तान जाओ, वहाँ पे देखो, वहाँ के हाल देखो, वहाँ पे चुनाव लड़ो ना। अगर तुम्हें हिंदुस्तान का संविधान मानना है तो हिंदुस्तान भी बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय भी बोलनी पड़ेगी। ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदू वासियों का देश है। ये जहाँ पे जब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हिंदू की है तो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सरकार को कोई वो नहीं होना चाहिए। इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, हम हिंदुओं की सबसे बड़ी मांग ये है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जैसे ये ओवैसी भड़वे लोग जैसे ये लोग हैं, इन लोगों को देश से बाहर भगाया जाए। इन लोगों को देश विरोधी, ये जो देश विरोधी ताकतें इस देश में उत्पन्न हो रही है, इनका जो संगठन उत्पन्न हो रहा है मजबूती के साथ आगे चल रहा है, इसको अभी समय रहते हुए ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अभी हम जागरूक नहीं हुए तो बाद में ये लोग हमें कुचल देंगे। ये लोग तेज़ी से फैले जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन, इनकी, हम कहते हैं कि नागरिकता कानून बिल आइए, जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाइए। ये 10-10 20-20 बच्चे, 4-4 बीवी 40 बच्चे जैसे नारे को आगे लेके चल रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं। तो भाइयों, मेरी यही गुजारिश है मोदी गवर्नमेंट से कि आप जनसंख्या बिल का जल्दी से जल्दी उसको सदन में लाएं, उसको पारित करें। क्योंकि आपके पास इतनी तकड़ी मेजोरिटी इस टाइम है कि आप कोई सा भी बिल पारित कर सकते हो। हम हिंदू हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस बिल से। वो देशद्रोही होगा जिसको जिस बिल से दिक्कत होगी। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की हो चुकी है तो इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में क्या दिक्कत है।
हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है वो इन जनसंख्या वृद्धि के कारण ही धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन इन जो बड़े बड़े नेता हैं इनको तो अपने वोट बैंक बनाने हैं। अगर ओबीसी जी को वोट बैंक बनाना है तो उसे तो बोलना ही पड़ेगा कि 4 बीबी 40 बच्चे पैदा करो भाई, क्योंकि उन्हें अपना संगठन, अपना इस्लामिक स्टेट बनाना है इस देश को, और जो हम होने नहीं देंगे। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि भाइयों जितना हो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हमारे नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाएं। कभी बोलते ये लोग कि हम भारत माता की जय नहीं बोलते, कभी बोलते हम हिंदुओं की हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। अरे अगर तुम्हें हिंदुस्तान नहीं बोलना है, भारत माता की जय नहीं बोलना है, तुम्हें इस देश में रहने का कोई हक है ही नहीं। कौन देता है तुम्हें इस देश में रहने का? तुम भाग जाओ। तुम्हें ना किसी ने बुलाया था। योगी जी का सही है, अगर रहना है तो ढंग से रहो, नहीं रहना तो भाग जाओ। बहाना भी आता है। योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर हर स्टेट में हो जाए तो इनकी औकात नहीं है ऐसे बोलने की। ये होते कौन है बोलने वाले यार? ये लव जिहाद फैला रहे हैं, लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं की बेटियों को धोखा दे रहे हैं ये लोग, लव जिहाद फैला रहे हैं। कब तक लोग सहन करेंगे इस चीज को? कब तक लोग सहन करेंगे ये बताइए ना मुझे आप। निकिता जैसी फरीदाबाद में निकिता इतनी होनहार स्टूडेंट थी, उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी। एक तारिक हुसैन था, आम आदमी पार्टी का पार्षद, उसने हमारे एक गढ़वाली होटलियर भाई का खून करवा दिया, वहाँ पे हिंसा भड़काई जिसमें हमारा होटलियर भाई शहीद हो गया। और वही आम आदमी पार्टी आज उत्तराखंड में पांव पसारने जा रही है। अरे मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसने कितने उत्तराखंड भाइयों को टिकट दिया था, जो आज वो उत्तराखंड की तरफ अपने पांव पसारने जा रहे हैं। तो भाइयों, उत्तराखंड भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि इन लव जिहाद जैसे लोगों से, इस इस्लामिक स्टेट से आप जो हमारी देवभूमि है इसको मुक्त कराइए। ये लोग वहाँ पे बड़े से बड़े बिजनेस करने चाह रहे हैं, हमारे लोग उनकी नौकरी करना चाह रहे हैं। तो इस जो मानसिकता को ये बदलना पड़ेगा। मैं वैसे ये चीज़ें बार बार बोलता नहीं, लेकिन कभी खून खौल उठता है जब हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं। अरे भाड़ में जाए इनका भाईचारा, नहीं चाहिए इनका भाईचारा। सब कहते हैं भाईचारा करो, भाईचारा। जब इनकी तरफ हाथ मिलाओ तो ये लोग हाथ काटने की धमकी देते हैं। एक ओवैसी कहता है कि हैदराबाद में आके दिखाओ, 15 मिनट में खून की नदियाँ बहन हुआ। बेटा तू ओवैसी, तू उत्तराखंड में आके दिखा, तेरी खून की नदियाँ हम बहा देंगे। और कुछ लोग, गणेश भट्ट जैसे लोग उस आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं उत्तराखंड में। शर्म करो गणेश भट्ट, जिसको हम आपको अपना वो समझते थे, इतना बड़ा नेता समझते थे कि हाँ हमने सोचा यार गढ़वाल में एक नेता है तो गणेश भट्ट है। लेकिन गणेश भट्ट, आपने आज आम आदमी पार्टी के साथ उस उत्तराखंड भाई का दर्द तो देख लेते, उस उत्तराखंड भाई के परिवार का दर्द तो देख लेते, जिसको आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन ने मरवा दिया था दिल्ली में। आपको शर्म आनी चाहिए गणेश भट्ट, शर्म करो गणेश भट्ट। आप, भगवान करे आप कभी ना जीते ऐसी लोकसभा, ऐसी विधानसभा से आप। हमने तो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सुना था कि आप इतने बड़े संघर्षशील नेता हैं, लेकिन आज पता चला आपकी सोच, आपकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि आप एक कुर्सी पाने के लिए एक देश विरोधी ताकत के साथ खड़े हो रहे हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना ही था तो निर्दलीय लड़ते, लेकिन आप उस पार्टी को वहाँ पे मजबूत करने की काम कर रहे हैं जिसने सबसे पहले हमारे होटल भाई को दिल्ली के अंदर मरवा दिया था। भाइयों, मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि आप ऐसे लोगों को उत्तराखंड में ना आने दीजिए। जैसे केजरीवाल को एक ऐसा थप्पड़ मारिया आप लोग कि उसे याद रहे कि अगर मेरे को सबसे बड़ा थप्पड़ पड़ा है तो उत्तराखंड देवभूमि से पड़ा है। अगर उत्तराखंड देवभूमि के लोग प्यार करना भी जानते हैं तो नफरत और दुश्मनों से लड़ना भी जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन या तो आर्मी में है, या तो होटल में है, या तो देश की रक्षा कर रही है या देश का पेट भर रही है। हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या, हमारे उत्तराखंड के नौजवान युवा। भाइयों, मैं यही निवेदन करता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय उत्तराखंड।